नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसवीर कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कंफर्म केसेस है 2,36,657। कल और आज में 9,887 नए केसेस आए हैं। एक्टिव केसेस है 1,15,942, क्योर हो चुके हैं 1,14,073, डेथ हो चुकी है 6,642 की। कल और आज में 294 डेथ्स हुई हैं। महाराष्ट्र में कंफर्म केसेस है 80,229, एक्टिव है 42,224, क्योर हो चुके हैं 35,156, डेथ हो चुकी है 2,649 की। दिल्ली में कंफर्म केस है 26,334, एक्टिव है 15,311, क्योर हो चुके हैं 10,315, डेथ हो चुकी है 708 की। वेस्ट बंगाल में कंफर्म केसेस है 7,303, एक्टिव है 4,025, क्योर हो चुके हैं 2,912, डेथ हो चुकी है 366 की। तो ये जिस तरीके से जसरीत बता रही थी कि ऑल ओवर इंडिया में कहाँ की कैसी स्थिति है, ये आपने सुन ही लिया। इसी के साथ हम आपको एक बड़ी खबर यह देते हैं कि सिक्किम में जो कि ग्रीन जोन था, एक एक करके 3 रिपोर्ट पाए गए और उसके बाद अभी जो खबर मिली है, सबसे बड़ी खबर, सिक्किम राज्य में 4 और कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए हैं। और देर ना करते हुए सीधे सिक्किम की एक स्थिति जो है वो हम आपको सुनाते हैं। माफ कीजिएगा, फिलहाल अभी वो फुटेज जो है वो हमने आपको अपडेट करके लाइव दिखाया था और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करने के माध्यम से बताया गया था। जसरीत, पहले दिनों की अगर हम बात करें तो वहां पर जैसे देखा गया था, सिक्किम में ग्रीन जोन था, कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं थे, लेकिन 3 रिपोर्ट थे और अभी जो है वो 4 रिपोर्ट सामने आए हैं। कुल मिलाकर 7 रिपोर्ट जो है कोरोना के वो सामने आए हैं। तो आगे बढ़ते आपको एक ट्वीट दिखाएंगे जो कि राहुल गांधी जी ने किया है, जो कि इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने यह दिखाया है कि किस तरीके से ग्राफ्स के तरफ से कि कैसे लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद कि किस तरीके से ग्राफ्स बढ़ रहे हैं या नीचे उतरे, अलग अलग कंट्री से कंपेयर भी किया है। आइए आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। तो जैसे कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले है स्पेन का ग्राफ, जहाँ पर 1000+ जो कि है केसेस देखे गए थे जब लॉकडाउन था। रोज के 1000+ केसेस थे। अनलॉक जब ही खोला गया जब यहाँ पे केसेस में गिरावट हुई और फिर गिरावट होती ही रही। लेकिन इंडिया में यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं, इंडिया का भी ग्राफ है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जसरीत आप ठीक बता रही है कि अगर हम बात करें स्पेन की, तो स्पेन में देखा जा रहा है कि 1000+ पर डे वहां पर स्थिति थी जब उन्होंने लॉकडाउन शुरू किया और ये दड़े जो है आंकड़े बढ़ते बढ़ते 9000 तक चली गई और उसके बाद जो है फिर से जब वो धीमी गति पर जब वो पहुंची तो उसके बाद उसको अनलॉक किया गया जब 1000 के करीब करीब वे सिचुएशन आया, संभला। इसी के साथ हम बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी का ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जर्मनी की ग्राफ में आप देख सकते हैं वहां पर 1000 से दरें जो है 6000 तक बढ़ गई थी और जब 1000 में थी तो उसको लॉकडाउन किया गया था और अनलॉक किया गया जब 2000+ जब केसेस सामने आए थे। इसी की तरह अगर इटली की बात करें तो इटली में भी 1000 से ज़्यादा जब केसेस सामने आई उस टाइम उसे लॉकडाउन कर दिया गया और ये दरें बढ़ते बढ़ते 6000 तक भी गई थी और जब 3000 के करीब करीब ये जो रिपोर्ट आंकड़े आए तब उसको अनलॉक किया गया इटली में। अगर यूके की बात करें तो लेस देन 1000 यानी कि 1000 से कम की जब रिपोर्ट वहां पर थी तो वहां पर डे के हिसाब से हम बता रहे तो लॉकडाउन कर दिया गया था और ये दरें जो है 8000 तक जाके पहुंची थी और उसके बाद जब ये 4000 तक पहुंची या फिर इससे जब कम पहुंची तब जो है इसको अनलॉक किया गया था। इसी के साथ अगर हिंदुस्तान की बात करें तो आप देख रहे थे कि जब लॉकडाउन सीजन 1 स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त 500+ जो केसेस थे यानी कि लेस देन 1000 केसेस थे तब लॉकडाउन शुरू हुआ था और लॉकडाउन अंत होने के बाद भी जब 68 डेज तक लॉकडाउन का चौथा चरण 4 चरणों में ये चला, उसके बाद ये सिचुएशन थी और अनलॉक कर दिया गया। लेकिन सिचुएशन गंभीर हालत में उसको
अनलॉक किया गया, यानी कि लॉकडाउन 100% अभी भी जरूरत है। इस ग्राफ को देखने के मुताबिक हम ये कह सकते हैं जसप्रीत कि अगर 500 से जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, शुरुआती दिनों में 500 थे ऐसी इस रिपोर्ट, और अभी जब लॉकडाउन के 68वें दिन पर इसके बाद इसको खोला गया 69वें दिन पर, तो ऐसा देखा गया है कि 8000 से 9000, और कल की अगर आज की भी बात करें तो रोजाना जो है 8 से 9000 के आंकड़े अभी भी सामने आ रहे हैं। यानी कि जो लॉकडाउन डे 1 पर जब बंद कर दिया गया था, यानी कि जो ग्राफ हम देख रहे हैं और उसको अगर समझे तो लॉकडाउन जो है 100% अभी भी जरूरत है हिंदुस्तान के लिए। आप क्या कहेंगे जसप्रीत? जैसे कि हम देख सकते हैं, ग्राफ देखकर ही इतना क्लियर हो रहा है कि इंडिया में जो कि है ग्राफ, लॉकडाउन में जो ग्राफ था वो बढ़ते ही जा रहा था, और अनलॉक के बाद भी ग्राफ कम नहीं हुआ, मतलब आंकड़े बढ़े ही है। तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि लॉकडाउन और एक्सटेंड होना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से बिजनेस ये सब भी इम्पोर्टेंट है, हम सभी को प्रिकॉशन लेकर भी काम करने से शायद ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये कम हो सके। और अनलॉक जैसे हमने ग्राफ देखा उस हिसाब से तो क्लियर ही है कि लॉकडाउन का एक्सटेंड होना चाहिए, कि अनलॉक होने के बाद भी किस तरह के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ये काफी गंभीर विषय है बना हुआ है कि दिनों दिन जिस तरीके से इजाफे हो रहे हैं, ये काफी सोचनीय विषय पड़ जा रहा है कि आने वाले समय में और न जाने क्या होगा और कितने आंकड़े बढ़ेंगे और कहां कहां पर कितने आंकड़े बढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि इस वर्ष इस कोरोना ने बहुत सारी ऐसी भी स्थिति दिखाई है जहां पर पूजा पाठ धर्म भी नहीं लोग पालन कर पा रहे हैं, धार्मिक स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि इन दिनों खोल दिया गया है, लेकिन एक बात हम आपको ये भी बता दें कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर इस वर्ष नहीं होने वाली ये पूजा, ये त्योहार। एक रिपोर्ट हम आपको सुनाते हैं। इंसान ही नहीं, भगवान भी नहीं बच पा रहे हैं कोरोना संकट से। कोविड-19 के कारण कोलकाता में नहीं निकलेंगी इस साल की जगन्नाथ रथ यात्रा। प्रत्येक साल कोलकाता में बड़े स्तर पर जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण रथ यात्रा नहीं निकलेगी। सिर्फ मंदिर प्रांगण में ही उसे विधिवत रूप में किया जाएगा। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमन दास ने इसकी पुष्टि की। शुक्रवार को पूर्णिमा स्नान उत्सव का आयोजन किया गया। इधर मायापुर स्थित इस्कॉन का वैश्विक मुख्यालय कोविड-19 महामारी से वार्षिक रथ यात्रा उत्सव आयोजित करने को लेकर उलझन में है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मायापुर के प्रवक्ता सुब्रत दास ने बताया कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और सुभद्रा देवी की झांकियां बनाकर रथ यात्रा निकालने से संक्रमण का खतरा होगा। रथ यात्रा में लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इस वर्ष भगवान जगन्नाथ का यह उत्सव 23 जून को, लेकिन इस विषय में अभी अंतिम निर्णय लेना व वर्तमान स्थिति में रथ यात्रा के दिन कोई भी सभा आयोजित करना असंभव लग रहा है। तो इसी बीच जो कमेंट आए हुए जसप्रीत, वो पढ़ के हम बताना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेजते हैं। हालांकि यह प्रसारण टीवी पर भी चलती है, लेकिन अभी जो चल रहा है फिलहाल हम आपको बता दें। लाइव जो कमेंट आई हुई है, जगत जोशी जी ने हाय लिखा है, विशाल गुप्ता जी ने लिखा है इंडिया में कम से कम 2 करोड़ पॉजिटिव हो जाएंगे कोरोना से, करीब 2 लाख आदमी लोग मरेगा करीबन 3 महीने के अंदर, नवंबर दिसंबर तक। चलिए, ये इनकी सोच है, इन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि भविष्यवाणी कोई नहीं जानता, कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना तो तय है कि कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होंगी। इसी के साथ फूटीएसएच ने लिखा है थैंक्स, पता नहीं क्यों थैंक्स लिखा है, लेकिन धन्यवाद सर, आप हमारा शो देख रहे हैं। और लेखराज छेत्री जी ने लॉकडाउन इस कुछ नहीं है जब तक के बाद आगे पता नहीं क्या लिखना था इनको। और सैली स्मिथ ने लिखा है आप लोग ने मास्क क्यों नहीं लगाए हो। हम लोग स्टूडियो में है फिलहाल और पूरे प्रिकॉशन के साथ है, और अपनी दूरियों को बनाए रखने के लिए हम पूरे तरीके से कोशिश करते हैं और इसी को मद्देनज़र ही हम कामकाज करते हैं। और हमारे टेक्निशियल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हमसे 10 मीटर की दूरी पर है, और हम लोग जो है अपने बीच में पूरे तरीके से गैप को बनाए हुए कामकाज कर रहे हैं। चलिए जसप्रीत, आगे बढ़ते हुए कहाँ की स्थिति आप दिखाने वाली है? सिक्किम की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको, जहां पर जो लोग फंसे हुए थे सिक्किम में और जो लोग आने वाले थे उन सभी के लिए आने जाने के प्रबंध किए गए हैं। तो एक रिपोर्ट शेखर खवास के साथ।
नमस्कार, स्वागत छ यसको लाइभमा। अहिले हामी गान्तोकको एसएनटी परिसरमा छौँ र यो वैश्विक महामारीमा जो कोही पनि आफ्नो घरमा रहन चाहन्छन्, आफ्नो परिवारजनको नजिक रहन चाहन्छ। यसै क्रममा सिक्किममा रहँदै आएका नेपालका नागरिकहरूले पछिल्ला धेरै समयदेखि नै आफ्नो घर फर्कने इच्छा जाहेर गर्दै आएका थिए र थ्रु प्रेस मिडिया उहाँले सिक्किम सरकार समक्ष यो अनुरोध पनि राख्दै आएका थिए। तर यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकोले गर्दा सिक्किम सरकारले झट्टै उहाँलाई पठाउन नसकिरहेको अवस्था थियो। तर यसैबीच भारतमा नेपालका दूतावासले यो पत्रचार गरेपछि आज उहाँलाई सिक्किमबाट नेपाल र भारतको सीमासम्म पानी ट्याङ्कीसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ र आज एसएनटी बसमा उहाँहरूलाई लाने व्यवस्था भइरहेको छ। र यसै क्रममा आज धेरै सङ्ख्यामा गान्तोक वरिपरि रहँदै आएका नेपालका नागरिकहरू घर फर्कनको लागि एसएनटी परिसरमा भेला भएका छन्। मलाई उयो गरिदिनु। तपाईँको शुभ नाम? मेरो टङ्कराज नेउपाने। तपाईँ पनि आज जानु हुँदैछ नि? हजुर, म जाँदैछु नेपाल। तपाईँ नेपाल कुन जग्गाबाट? म दोलखा। आज टोटल कतिजनालाई पठाउने व्यवस्था हुँदैछ? होइन, हामीले 237 जनाको लिस्ट उतारेको छ। यसमा कारणवश अलिकति नजाला। अब त्यो चाहिँ अहिले एकिम हामी गाडीमा राखेपछि चाहिँ गण्डेमा चाहिँ छौँ होइन। अहिले चाहिँ यति चाहिँ भन्न सकिएन। अनि जो जाँदैछ नि है, उहाँहरू विशेष गरी कुन क्षेत्रमा रहँदै आएका छन्? गान्तोक वरिपरिकाहरू? यो त गान्तोक वरिपरि, देउराली, तादोङ, गान्तोक। अनि अरू पनि होला नि सिक्किममा? उहाँहरूको लागि चाहिँ के व्यवस्था? होइन, अरू पनि हुँदाखेरि हामीले मिलाएको छ। अरूको नि नाम लिस्ट लिएर चाहिँ फेरि यो होम डिपार्टमेन्टले गरे हो अहिले होइन। होमलाई दिएर चाहिँ उहाँहरूले पठाउने भनेको छ। हजुर, आज तर लिस्टमा नभएकोहरू पनि आएको जस्तो देखिन्छ। लिस्टमा नभएकोलाई नि अहिले सरसित हामीले कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई नि हामी पठाइदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूलाई आज कहाँसम्म लान्छ एसएनटी बसले? आज हामीलाई चाहिँ पानी ट्याङ्की जब बडो रोवारी, नेपाल बडो रोवारी चाहिँ हामी झरेर पारी जान्छौँ। अनि पारी पुगेपछि है तपाईँहरूको नेपाल आफ्नो देश पुगेपछि उहाँलाई आफ्नो आफ्नो एरियामा पठाउने व्यवस्था के कस्तो छ? अनि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखिसकिरहेको? अब तपाईँले यो हाम्रो एउटा अहिले गाउँपालिका भन्छ यहाँ जिपियू होइन, त्यसले चाहिँ आफूले जिम्मा लिनुपर्छ। कुनै नेपाल सरकारले धेरै चासो गर्दैन। उनीहरूले नेपाल सरकारले आफ्नो गाउँपालिकालाई नै जिम्मा दिएको छ र उनीहरूले चाहिँ अब त्यो हाम्रो पनि डिसी भनौँ होइन, सिडिओ भन्छ नेपालमा, सिडिओले पास दिन्छ गाडीलाई। कुन ठाउँको गाडी कति जाँदैछ त्यही अनुसार चाहिँ हामीलाई त्यो हाम्रो गाउँमा जहाँ क्वारेन्टाइन छ त्यहीँ झारिदिन्छ र हाम्रो पालिका अध्यक्ष अथवा वार्ड अध्यक्ष यही नै सिस्टम चाहिँ यही हो। अलिकति भनाइ मात्रै फरक हो, यहाँको उहाँको मिल्छ, पञ्चायतै हो। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले आएर हामीलाई बुझेर क्वारेन्टाइनमा राख्छ। मेरो नाम जेम्याङ छङ नामगेल, एडिसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आज सरकै यहाँ निगरानीमा उहाँलाई पठाउने व्यवस्था हुँदैछ? हजुर। आज टोटल कतिजनालाई पठाइँदैछ? एज पर स्याङ्सन उयसमा चाहिँ 235 जना चाहिँ एप्रुभ भएको छ। उहाँहरूको पास पनि इस्यु भइसकेको छ। त्यो बाहेक जति छुटेको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले इस्यु गर्दैछ। तर उहाँहरूको अहिले लिस्ट निकाल्छ, मेबी अराउन्ड 15-20 जना चाहिँ फाल्टु छ भन्ने कुरा निस्किरहेछ। सर, अहिले जति पनि जाँदैछ उहाँहरू चाहिँ यो गान्तोक वरिपरिको हो? हजुर, यी गान्तोक वरिपरिको मात्रै छ। अनि अरू सिक्किमको अरू पार्टमा पनि अरू नेपालको नागरिकहरू छ नि, उहाँहरूलाई पठाउने व्यवस्था हुन्छ? हजुर, हुँदैछ। त्यो चारै जिल्लाबाट चाहिँ पठाउँदैछ हामीहरू चारै। आज उहाँहरूलाई कहाँसम्म लगिन्छ? अनि पानी ट्याङ्कीसम्म चाहिँ छोड्दैछ। हजुर। अनि यो जुन गाडीको व्यवस्था गरेको छ यो त विभागले गरेको छ नि, यसको लागि उहाँले गाडी भाडाको चाहिँ हामीले आफै गरेको हो? हजुर, अब त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्टले एसएनटीले कस्तो प्रकारले मिलाएको छ साइड उहाँले नै भन्नु सक्नुहुन्छ यसको विषयमा। सुमन तामाङ सर। तपाईँ नेपाल कुन जग्गाबाट? नेपाल मेरो दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका 5। यहाँ गान्तोकमा कहाँ बस्नु हुँदैन? म यो गान्तोक शिक्षाकोलाई आडीथाङमा बस्छु सर। हजुर। तपाईँ कति भयो यहाँ बस्नु भएको? बस्नु त पहिल्यै धेरै बसेको। आउँदा चाहिँ अस्ति पुसमा आएको। आउँदाखेरि हामी अब 1 महिना निकै 5 महिना जति भयो। अनि हाम्रो अब छोरी खस्यो, उहाँ 1 महिना भयो काठमाडौँमा खस्यो। त्यसपछि हामीले कति जाने प्रयास गऱ्यो, केही लाग्यो सर है, सकेन। कहीँ छोरीको अन्त्येष्टिमा जानु पाउनु? अन्त्येष्टिमा नि पाएन सर। अब यहाँबाट हामीले हर पहल गऱ्यो, हरेक कोसिस गऱ्यो, पाएन सर। अनि हामीले हरेक यस्तोहरू अब हामी जाने चाहिँ हरेक सङ्घर्ष गऱ्यो, भयो। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ जानु नपाएर आज चाहिँ हामीलाई अब अलिकति अब हामी जान
पाइयो त्यसैमा खुसी लागेको छु सर। हजुर 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 यहाँको सरकारले पनि उद्धार गरिदिनु भयो। हाम्रो राजदूतबाट पनि हामीलाई उहाँ हाम्रो स्वदेश दूतावासबाट पनि झिकाइदिनु भयो। त्यसमा हामीलाई धेरै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ सम्पूर्णलाई उहाँले झिकाइदिनु भयो। यसमा धेरै धेरै हामी चाहिँ ठुलो एक दिनमा स्थिति सामान्य भएपछि तपाईँ सिक्किम फर्किनुहुन्छ? हजुर सामान्य भयो भने त फर्किन्छ नि सर। अब के गर्नु होइन, सिक्किमको माया छ? सिक्किमको धेरै माया छ सर, अति माया। हामी 12-13 वर्ष उमेर दिने यहाँ सिक्किममा बसेको सर है। तर 10 महिना यहाँ बस्थ्यो, 2 महिना घर बस्थ्यो। त्यसै गरी हजुर खेती चलन मान्छे हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हामी यस्तो अहिले अब हाम्रो यत्रो मरौ भयो सर है। मेरो 18 वर्षको छोरी काठमाडौँमा आत्महत्या गरेर मऱ्यो। त्यतिखेर हामीले जानु पाएन। अहिले हामीले हरेक गऱ्यो, यता थानामा पनि गयो, हरेक गऱ्यो। अब हाम्रो केही लागेन। अब हामी अहिले चाहिँ जाँदैछौँ। अब उहाँ राजदूतबाट पनि अब भयो, नेपालको जबै नागरिकहरूलाई चाहिँ सबै उहाँले झिकाइदिनु भयो। त्यसमा हामीलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ। मेरो शुभ नाम कैलाश सेडाई, दोलखा जिल्ला कालिम्चोक गाउँपालिका। सिक्किममा कहिलेदेखि? सिक्किममा लगभग 6 महिनादेखि आएको हो हजुर। यहाँ आएर 2-3 महिना पछि लकडाउन सुरु भएको हो। लकडाउनमा हामीलाई खासै असुविधा त परेको होइन, बस्न ओर्न सबै ठिकै राम्रै भएको हो। अब रोगको पनि त्यति प्रकोप नभएको, ग्रिन जोनमा परेको भएर हामीलाई धेरै सेफ नै भएको हो। तर घर परिवार अब उता हुँदाखेरि, आफू यता हुँदाखेरि घर परिवारले बोलाउँदाखेरि जानै पर्ने अवस्थाले हो, नत्र त त्यो बाध्यता भएरै जान लागेको हो। हाम्रो यहाँ सिक्किम सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने यसरी सिक्किम सरकारले हामीलाई पानी ट्याङ्कीसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था गर्नुभएको छ। सिक्किम सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी सब दोलखावासी, कालिम्चोक गाउँपालिका लगायत सब हामी सबैले धन्यवाद व्यक्त गरेका छौँ। खुसी भएको छौँ, एकदम सेटिस्फाइड छ। तपाईँको नाम? सन्तबहादुर तामाङ सर। तपाईँ नेपाल कहाँबाट हुनुहुन्छ? हामी दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका। गान्तोकमा कहिलेदेखि? भयो सर, यहाँ आएको 22-23 वर्ष जस्तो भयो। अहिले तपाईँसँग तपाईँको छोरी पनि जाँदो रहेछ नि है? हजुर, लिएर जान्छ सर। छोरी चाहिँ यहाँ पढ्दै थियो कि उहाँ पढ्दै थियो? उहीँ गाउँमै पर्छ सर। उता पढ्दै थियो है? कहिले आएको नानी? यहाँ अब यो 3-4 महिना भयो सर। अनि तपाईँ अब यो स्थिति सामान्य भएपछि तपाईँ सिक्किम फर्किनुहुन्छ? अब सक्यो भने फर्किन्छु सर, नसक्यो होतै बस्छु नि। नेपाल कहाँबाट? नेपाल दोलखाबाट। सिक्किममा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ? सिक्किममा म 85देखि छु होला। अनि यो महामारीमा तपाईँ किन घर फर्किन चाहनुहुन्छ? सिक्किम त धेरै सेफ छ नि। एकदम राम्रो छ हामीलाई। अब खेतीको टाइम पनि भयो हाम्रो, घरमा कोही नभएको हुनाले हामी खेतीको लागि पनि जाँदैछौँ कि त्यही कारणले हामी अल्तालिएको कारण थियो, नत्र हामीलाई यहाँ सुरक्षित थियो। एक्लै जानुहुँदैछ कि परिवार उतै हुनुहुन्छ? यो लकडाउनभरि तपाईँहरूको अवस्था कस्तो थियो है? आर्थिक रूपमा तपाईँलाई कतिको साह्रो पर्यो? अनि सिक्किम सरकारले जुन सहयोग राशिहरू दिएको थियो या सहयोग दिएको थियो है, अब त्यसमा तपाईँले पाउनुभएको भएन? हामीले पाएनौँ भन्दा पायौँ, ब्याङ्कबाट प्राइभेटबाट पायौँ। नाम लेखेर लगेको थियो, त्यो नामबाट हामी लिन जाँदाखेरि नाम पाएन। प्राइभेटबाट चाहिँ पाउनु। आज सिक्किम सरकारले तपाईँलाई घर फर्किने व्यवस्था गर्दैछ है, तपाईँलाई सरकारलाई के भन्नु छ? हामीलाई एकदम राम्रो छ। उहाँ हामीले भनेको थियो हामीलाई राम्रोसम्म पुर्याइदिनुहोस्, काँगरबिटा बोर्डरसम्म भनेको थियौँ हामीले अस्ति पनि। स्थिति सामान्य भएपछि फर्किनुहुन्छ? हजुर फर्किनुहुन्छ। शुभराम कृष्णबहादुर बस्नेत हो। मेरो गौरीशङ्कर गाउँपालिका 4 हो झ्याकु। अब यहाँ किन जान आँटेको भन्न पर्दाखेरि अब जान परिवार सबै उतै छन्। अब यता बसेर एक्लै बसेर भनौँ भने जान परिवारलाई पिर गर्छन्, त्यही भएर सिक्किम सरकारले पठाउनु खोजेको, त्यही पहल गरेको। अनि यहाँ तपाईँहरूको यो जुन लकडाउन भयो नि है, यसमा तपाईँहरूको अवस्था कस्तो थियो है? कामधन्दा के कस्तो भयो? अनि सिक्किम सरकारले जुन सहयोगहरू गरे नि है, त्यसमा तपाईँले त्यो पाउनु भयो कि भएन? सिक्किम सरकारले गरेको अलिअलि राज पाइयो, त्यस्तै हो। अब खाना र यस्तो उस्तो त त्यति दुःख थिएन। दुःख नभए पनि अब उहाँ गाउँघरमा जान परिवारले पिर गर्छन् एक्लै यहाँ भनेर, अनि त्यही कारणले जान खोजेको। स्थिति सामान्य भएपछि फर्किनुहुन्छ? अब स्थिति सामान्य भएपछि फर्किन्छ। सिक्किममा कहिलेदेखि बस्दै आउनु भएको? म त पहिल्यै बसेको, बस्न चाहिँ, तर आउँदै जाँदै। अनि अहिले जुन यो महामारी छ नि है, यो त नेपालमा पनि त्यत्तिकै छ नि है, तर अब सिक्किम धेरै सेफ छ होइन? र पनि तपाईँ किन घर जान चाहनुहुन्छ यस्तो अवस्था? के गर्नु, जानु पर्यो।
जानु पर्यो। अनि पछाडि यो स्थिति सामान्य भएपछि तपाईँ फेरि आउनुहुन्छ? अब आइँदैन होला। अब आउनु बुढाबुढी भयो। को जानु हुँदैछ तपाईँसँग? मेरो मिसेस शुभ नाम विशाल धनवार। तपाईँ नेपाल कहाँबाट आउनु? नेपाल उदयपुर। सिक्किममा कहिलेदेखि रहँदै आउनुभयो? 2000 सालदेखि। हजुर। अनि आज तपाईँ घर फर्किनु हुँदैछ नि, कस्तो लागिरहेछ? हजुर, आज घर फर्किन खुसी नै छ। अब यत्रो दिन लकडाउनमा बस्यो हो, अब परिवार उता आफू यता मन खिन्न थियो। अब फर्किँदै गर्दाखेरि अब खुसी नै छु। फेरि साम्य भएपछि फेरि पनि सिक्किमको माया लाग्छ पुरै। अनि यो लकडाउनभरि सिक्किम सरकारले राहतहरू वितरण गर्दा पाउनु भयो कि भयो? पाएँ। हजुर, तपाईँलाई सिक्किम सरकारले फर्किने व्यवस्था गर्दैछ नि है, तपाईँ सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? एकदम धन्यवाद उहाँलाई। र सिक्किमको माया छ? माया छ, पुरै माया छ। अमर बहादुर दाल नाम सुन्नुहुँदैछ? बहादुर दाल, प्रेम बहादुर पाण्डे, लीला बहादुर दाल, कुमार कार्ती, गाडीबाट बोलेर यसरी 8वटा बसमा करिब 300 जना नेपाल नागरिकलाई उहाँहरूको घर, उहाँहरूको देश नेपाल फर्काउने व्यवस्था गरियो। क्यामेराम्यान सन्नीको साथमा म शेखर, एसके लाइभ, गान्तोक। तो ये हमने आपको दिखाई सिक्किम की कुछ तस्वीरें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिक्किम में भी अब 7 टोटल एक्टिव केसेस हो गए हैं और सभी जगह पर आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जिस तरीके से लोगों को प्रिकॉशन लेने चाहिए वहाँ ले भी नहीं रहे हैं। तो वहाँ की भी आपको स्थिति दिखाएंगे। उससे पहले नेहा जी, हम कहाँ की आपको इनको स्थिति दिखाना चाहेंगे? हम लोग दिखाना चाहेंगे सिलीगुड़ी की कुछ स्थिति। सिलीगुड़ी के बर्दवान रोड स्थित जो कानू भवन है, वहाँ पर एक स्थिति हम आपको फिलहाल दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर आज बिहार सरकार को जगाने के लिए एक हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया जसरीत। वहाँ पर इस तरीके से कि जो पलवैया धाम है बिहार में, वैशाली जिले में, वहाँ पर एक जो बनाया गया है गणिनाथ जी का एक मंदिर बनाया गया और उसे शिलान्यास किए हुए 22 महीने हो गए, लेकिन अभी तक सिक्किम माफ़ कीजिएगा, जो बिहार सरकार है उस पर निगाहें नहीं फेरे हैं, उस पर कामकाज नहीं हो रहा है। उसको लेके बिहार सरकार को जगाने के लिए एक हवन यज्ञ किया गया है। तो वहाँ की स्थिति दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी के बर्दवान रोड स्थित एक भवन में मौजूद है, कानू भवन में, और यहाँ पर एक हवन यज्ञ चल रहा है। यहाँ की कुछ स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि लोग जो है हालांकि यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवन यज्ञ जो है आज यहाँ पर किया गया है अखिल भारतीय मध्य वैश्य सभा के द्वारा ही सद्बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करने के लिए यह हवन यज्ञ जो किया गया है। यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्तागण हैं या इनसे भी बातचीत हम करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रेम साव जी, इनसे ही हम बातचीत करेंगे, इनसे ही पूछेंगे कि सर आज किस लिए ये जो हवन यज्ञ किया गया है, किस लिए किया गया है? ये मैडम ऐसा है कि हमारे जो कुल देवता हैं बाबा गणिनाथ जी,
उनका हमारा धाम है पलवैया धाम, बिहार वैशाली ज़िले में पड़ता है। उनके बिहार सरकार ने जो है कई बार जो है घोषणा की, तो जिसमें अभी विगत 22 महीने पहले उन्होंने शिलान्यास किया, उसे बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। पर 22 महीने बाद भी वहाँ शिलान्यास करने के बाद भी बिहार सरकार ने उस कार्य को आरंभ नहीं किया। एक बार टेंडर हुए हैं, मगर वो टेंडर फिर पता नहीं किस गति में है कि वो टेंडर नहीं हो पा रहे हैं, या जैसे भी हो उस पर कार्य नहीं आरंभ हो रहा। तो इसलिए पूरे भारत में हमारी जितनी भी स्वजाति है और गणिनाथ बाबा के भक्त सभी पूरे भारत में अनेक, कोई भी जातियां का नहीं है, उस साइड में अनेक भक्त हैं बाबा गणिनाथ के। तो सभी लोग जो है बिहार सरकार को जगाने के लिए, उनको चेतना लाने के लिए कि उन्होंने जो अपना वादा किया है उस वादा के निभाने के लिए कि उन्होंने जो पर्यटन स्थल की घोषणा की उस पर कार्य आरंभ करें और बाबा के धाम को जो उज्जवल बनाने के लिए उस पर कार्य आरंभ करें। इसीलिए बिहार सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हमने पूरे भारत में इस तरह का यज्ञ का आयोजन किया है। और सभी हमारे जितने भी लोग अपने घर में भी कोई कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं, सभी लोग जो है हमारे भारत में कर रहे हैं। इसीलिए जो है सद्बुद्धि यज्ञ का आज आयोजन किया गया है। आज सारा दिन जो है अपने अपने समय के अनुसार लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि ये बता रहे थे कि बिहार सरकार को जगाने के लिए ये यज्ञ आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, और आज क्या कार्यक्रम है आप बताइए। बिहार सरकार को जगाने के लिए ये हवन हम लोग सब पूरे इंडिया में मिलके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बोले थे कि हम लोग सहयोग करेंगे पलवैया धाम को, तो आज तक कुछ सहयोग नहीं किए, तो उसी के उपलक्ष्य में उनको भगवान सद्बुद्धि दे, सहयोग करे, इसलिए हम लोग हवन के प्रोग्राम किए। आपका नाम? उषा गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार को जगाने के लिए, जो कि 22 महीने पहले वहाँ पर पलवैया धाम में एक मंदिर बनी थी और उसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया, उसी की मांग को लेकर आज जो है सिलीगुड़ी में ये हवन किया जा रहा है। और न सिर्फ सिलीगुड़ी में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों पे जो कि वैश्य समाज के लोग हैं, कानू समाज के लोग हैं, वो आज यज्ञ करेंगे और इसको जो है और भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि बिहार सरकार जागे और इस चीज़ को जो है इस पर ध्यान दे। तो मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाना चाहूँगी। एन छेत्री जी ने कहा है थैंक्स SK लाइव, आपका धन्यवाद कि आप हमें देख रहे हैं। राजू सार्की ने कहा है वेरी नाइस जॉब मैडम जी, धन्यवाद। दिल वाले ने कहा है नेपाल बंधा सिक्किम नहीं सेफ छा। जी बिल्कुल, अभी सारी जो जगहें हैं वह सेफ़ नहीं है, क्योंकि शायद वहाँ पर सब कुछ खुल गया है, तो लोग सोच रहे हैं कि अब तो सब खुल ही गया है तो कोई बात नहीं, आराम से घूम सकते हैं हम। लेकिन अभी भी यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बेवजह बाहर नहीं निकलना है जब तक, और बाहर ज़्यादा है भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर ही बाहर जाना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहूँगी, नेहा जी हम क्या दिखाना चाहेंगे आज आगे बढ़कर इनको। यहाँ 12 नंबर वार्ड की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट और मिला है, वहाँ पर किस तरीके से बैरिकेड किया जा रहा है वहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, और पब्लिक की क्या राय है इस बारे में वो भी आपको सुनाएंगे।
देखिए सरकारी नियम के अनुसार ही यहाँ पर बैरिकेड की जा रही है नगर निगम के 12 नंबर वार्ड से। फिलहाल हम आपको दिखा रहे ठीक कंचनजंगा स्टेडियम के पास से, और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है वो जुड़ी है, उनका क्या कहना है ये भी हम सुनेंगे। अच्छा क्या बोलो क्या बोलेंगे आप? AK बसु नर्सिंग होम का जो मालिक है उन्होंने घुसाया। हम लोग बहुत बार बोला टेस्ट करके आके घुसाने के लिए, घुसाया नहीं। बोलता है पुलिस आके तोड़ के घुसा देगा, आप लोग क्या कर सकते हैं? तो ऐसा करके घुसा दिया। हम लोग पैर पकड़ा उन लोग को। जब बाहर से जितना आदमी आ रहा है उतना आदमी का ही होता है, क्यों घुसा? बोलता है चेक क्या हुआ? बोलिए अभी क्या बोलेगा? बोलिए अभी क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कल उसका रिपोर्ट आया। हम लोग इतना भी बोला आपका नर्सिंग होम का ऊपर में रखो, यहाँ पर बच्चा है, पेशेंट है, स्ट्रोक का रोगी है, कितना बोला। पुलिस जो आया था उनको भी बोला हाथ पैर पकड़ के, उन्होंने भी ऐसा किया। अभी बोलो। हम लोग बोला टेस्ट करके फिर ढुकाइए उस लोग का, ठीक है। हम लोग बोला इसको टेस्ट करके ढुकाइए, लेकिन वो लोग टेस्ट नहीं कराया, ऐसे ढुका के चला गया। लेकिन वो लोग पॉजिटिव निकला। अभी 2 लोग थे। हाँ, वो लोग छुपा के ढुकाया। हाँ, मीनाक्षी कुंडू। अभी तो ये लोग चले गए, कोविड अस्पताल चले गए। तो ये यहाँ की स्थिति जो है ये हमने आपको दिखाया 12 नंबर वार्ड से। ऐसी स्थिति जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनका भी गुस्सा जो है वो भड़का हुआ है, क्योंकि जहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे थे रहने के लिए, हालांकि हमारे संवाददाता के अनुसार हमारे पास एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि 2 लोग थे और दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन ये इनका मानना है। और ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो है वो आएगी तो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन एक बार हम आपको यहाँ की स्थिति दिखाना चाहते हैं। इस फ्लैट को है फिलहाल सीज किया जा रहा है ठीक कंचनजंगा स्टेडियम के पास, और 12 नंबर वार्ड की ये स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे 12 नंबर वार्ड की स्थिति कि वहां पर कैसी स्थिति जो है वो बनी हुई थी, और जब कोरोना संक्रमित वहां पर पाए गए और उसके बाद आज सैनिटाइज की गई, उस जगह को बैरिकेड किया गया, और जो वहां की फ्लैट की जो महिलाएं थी जसरीत, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका यह कहना था कि वो जो लोग थे, हालांकि वो 2 रिपोर्ट बता रही है, लेकिन हमारे पास एक ही रिपोर्ट है, और वो बता रही थी कि 2 लोग थे, 2 लोग वहाँ पर रुके और दोनों को पॉजिटिव जो आए रिपोर्ट, और उसके बाद उनको ले जाया गया, ऐसा उनका कहना था। और साथ ही आईसी वहाँ पर खुद आए थे, स्थिति का जायजा लिया, और उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी तकलीफ होती है, तो आप हमें सीधा कांटेक्ट कीजिए, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी सामानों की वो हम आप तक मुहैया करवाएंगे। ये एक अच्छी पहल जो है पुलिस की तरफ से देखी जा रही है। जसरी इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। गैंगटॉक में अनलॉक डे 6 की आज क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं गैंगटॉक से एक रुचिका सुमानिक के साथ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज हम आपको हाल दिखा रहे हैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक का। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ियां चल रही है, ऑड और इवन के हिसाब से गाड़ियों की आना जाना चालू है, लेकिन उनका समय निर्धारित किया हुआ है। दुकानों में देखिए सर्कल्स बनाए हुए हैं, लेकिन दुकानें खाली है। अभी यहाँ हाल में सिक्किम में कोरोना के 3 पेशेंट आ चुके हैं, तो लोग पूरी सख्ती से पालन कर रहे हैं। यहाँ देखिए टैक्सी स्टैंड में गाड़ियाँ खड़ी है, गाड़ियों का समय निर्धारित किया गया है, ऑड और इवन के हिसाब से गाड़ियाँ चल रही है, तो इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है, लोगों को तकलीफ भी नहीं हो रही है गाड़ियों के लिए। यहाँ देखिए ये MG मार्ग है, गैंगटॉक का दिल। बाज़ार खाली है, हालांकि लोग आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते लोग थोड़े से आशंकित भी हैं, डरे हुए भी हैं, तो ज़रूरी सामान लेने के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि आप दुकानें देख रहे हैं, दुकानें खुली तो है, टाइमिंग्स हैं दुकानों के, लेकिन दुकानें खाली है। लोग भी बहुत कम चहल पहल करते हुए दिख रहे हैं। जो पहले चहल पहल रहती थी बाज़ार में, रौनक, वो ख़त्म हो गई है। लोग पूरा पालन कर रहे हैं, मास्क पहन के बाज़ारों में घूम रहे हैं। सर्कल्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, दुकानदार भी पालन कर रहे हैं।
कोरोना के मरीज़ यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता है, सरकार भी पूरा ध्यान रख रही है। और मौसम देखिए थोड़ा सा फॉगी हो रखा है, सुबह से ही बारिश रिमझिम बारिश चल रही थी, अभी थोड़ा मौसम साफ हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे बाज़ार में, पूरी सड़कों में खाली सर्कल्स ही दिख रहे हैं, लोग कम दिख रहे हैं, दुकानें खाली है, सड़कें भी खाली हैं, दुकानें भी खाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे बढ़ते आपको सिलीगुड़ी की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। जैसे कि सारी दुकानें खुल गई हैं, तो हमने कुछ पब्लिक बाइट्स ली हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि वह किस तरीके से प्रिकॉशन ले रहे हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है। एक रिपोर्ट अमित के साथ। आपका नाम? स्वप्न सरकार। अभी दुकान कैसा चल रहा है, कस्टमर हो रहा है? अभी कस्टमर तो उतना नहीं है, कस्टमर तो अभी बहुत कम है, बाज़ार तो ऐसे तो लॉकडाउन का चल रहा है। तो सामानों में कोई चीज़ बढ़ोतरी हुआ है दाम का? ना नहीं हुआ, पहले जैसा ही है? पहले जैसे ही है, अभी कोई बढ़ती नहीं है। अचानक से जो लॉकडाउन खुल गया, टोटली अनलॉक हो गया 1 तारीख से, तो आपको क्या लगता है लॉकडाउन होना चाहिए था? हाँ, लॉकडाउन तो होना ही चाहिए था। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और सिलीगुड़ी में जैसे कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है? शुरू में अगर इसको थोड़ा अगर सिलीगुड़ी में अगर कर लेता, मतलब पश्चिम बंगाल में अगर थोड़ा ठीक से कर लेता लॉकडाउन का, तो आज ये इतना जो महामारी जो दिखाई दे रहा है इतना नहीं होता ना। अभी जो देखिए सब राज्यों में तो अभी तो बाहर का आदमी आ गया, तो बाहर का आदमी आने से क्या हो गया, अभी महामारी का ज़्यादा संख्या दिखाई दे रहा है। आज जैसे सेशेलर मार्केट में हुआ है, एक मिला है सेशेलर मार्केट में, अभी बंद है, लॉक कर दिया है। तो आपको लगता है लॉकडाउन होना चाहिए था? लॉकडाउन तो होना ही चाहिए था। तपन आदित्य। हमें तो लॉकडाउन खुलने से क्या फ़ायदा हुआ? कुछ तो फ़ायदा नहीं हुआ, कस्टमर नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम लोग ऐसे दुकान खुलते हैं और बंद करके चला जाते हैं। फिलहाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप उसमें क्या बोलोगे, आपका राय क्या? तो लॉकडाउन करना चाहिए था। फिर हम लोग तो सैनिटाइजर लगाते हैं, रखते हैं, दुकान में कस्टमर आते हैं, जीते हैं, कुछ नहीं। दाम जो है वही है, लेकिन कस्टमर नहीं है, और भी दाम घट गया, पहले से दाम अभी और भी घट गया। महेश सिंह। नहीं, लॉकडाउन खोलना तो एकदम ज़रूरी था ही। ज़रूरी था? हाँ, क्योंकि बैठे बैठे तो जान ही रहे हैं कि सब कुछ कम घटते जा रहा है, तो खुल गया तो खुल गया। अब जो इसी में जियो या मरो, काम तो करना है। कोई कस्टमर नहीं है अभी। नहीं, दाम तो नहीं, जो पहले का ही। अभी देखिए कोई ट्रांसपोर्टेशन चालू नहीं है, माल कोई बाहर से आता जाता नहीं है, जो हमें पहले से स्टॉक है तो वही लोग बेच, इसमें बिक्री क्या है, कभी बोनी हुआ, कभी बटा हुआ, यही है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी खुल जाएगा तो लोगों में तसल्ली तो हो जाएगा कि हाँ चलो मार्केट खुल गई। अब लोग धीरे धीरे अगर बढ़ेंगे तो कुछ काम होगा ही। अब तो जो है हैंड सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, ग्लव्स लगाना, यही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। लोगों से दूरी बनाकर अगर कोई काम करता है, दुकानदार है, तो दूरी बना नहीं सकते हैं, उसके पास ही जाना है। तो दूरी बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन इसी में काम करना है। बिल्कुल भी नहीं। आपका नाम? मेरा छोटन मंडल है। हाँ, रहना तो चाहिए था। रहना चाहिए था? यस। तो रहने से कुछ दिन हम लोग कुछ तो सेफ रहते हैं। कुछ तो सेफ रहते हैं। तो आपको क्या लगता है लॉकडाउन फिर से होना ठीक होगा? लेकिन लॉकडाउन होने से तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। एक्चुअली जो लो क्वालिटी का लोग हैं, जो कि डेली कमाता डेली खाता है, वो लोगों के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अभी फ़िलहाल तो अभी ऐसे हम लोग को फेस करना ही पड़ेगा। हाथ ग्लव्स लगा रहे हैं, सैनिटाइज यूज़ कर रहे हैं, डेली का कपड़ा डेली यूज़ कर रहे हैं, मैंने चेंज कर रहे हैं, धो रहे हैं, फिर रेगुलर एक नहीं पहन रहे हैं। सर आपका नाम?
हेमंत शर्मा। लॉकडाउन थोड़ा और रहने से अच्छा होता था। प्रिकॉशन तो वही सैनिटाइजर, हाथ धोते, ऐसे ही। आपका नाम? আমার নাম পল্টু দে, বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য। তো মাত্র আপনারা এই বিধান মার্কেটে যেরকম পরিস্থিতি, সিসিআর মার্কেটে করোনা পেশেন্ট ধরা পড়েছে আজকে সকালে, তো এই বিষয়ে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, মানে কিভাবে সতর্ক আছেন আপনারা? আমরা দেখুন সরকারি একটা গাইডলাইন আমাদেরকে ফলো করতে বলা হয়েছে, সেই নির্দেশগুলোকে মেনেই আমরা মার্কেটে মাইকেই বলুন বা আমরা সরাসরি ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে বলুন, আমরা কিন্তু সেই প্রচারটাকে সামনে নিয়ে আসছি বারবার। এবং আমাদের খুব ঘন ঘন মাইকিংয়েও ক্রেতা এবং বিক্রেতাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। আমরা আতঙ্কিত, কিন্তু তার মধ্যেও আমাদের এই মার্কেটে সবার ব্যবসাটাও করতে হবে, পাশাপাশি আমাদের সকলকে নিয়েও চলতে হবে। তো এই জায়গাটা থেকে আমরা বলবো যে সাধারণত আমরা যেটা বলছি যে একটা স্যানিটাইজার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, গ্লাভস এগুলো ইউজ করতে, এবং কাস্টমারদের থেকে দূরত্ব অন্তত 6 ফিট একটা দূরত্ব মেনটেন করতে, এবং 4-5 জনের বেশি একটা গ্যাদারিং যাতে না হয়, সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরছি। পাশাপাশি বিধান মার্কেটে দেখুন 14টা গেট আছে। এই গেটগুলোতে মানুষ যখন আসছে তখন একটা যাতে রাস্তাগুলোর মধ্যে জটলা না হয়, আমরা সেটাও শহরবাসীর কাছে আবেদন করব। এখন সরকারের সাথে আমরাও সহমত। সরকার কিন্তু তার পরিধির থেকে বারবার বলছে যে এই রোগকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে। তো স্বাভাবিকভাবে আমরা মনে করি লকডাউন এর সমাধান হতে পারে না। হ্যাঁ, লকডাউনকে বাদ দিয়েও আমাদের নিজেদেরকে সতর্ক হয়ে এই জায়গাটায় চলতে হবে। যতদিন মানে এই প্যান্ডামিকটা চলছে ততদিন আমাদের সতর্ক। আমাদের মার্কেট সকাল 7টার থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে ওষুধের দোকান বাদ দিয়ে সমস্ত দোকান কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গত মে মাসের 22 তারিখ থেকে। এবং ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলা আছে 15 তারিখ পর্যন্ত, আগামী 15ই জুন পর্যন্ত সরকারি যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তটাকে মেনে চলতে হবে। আমার নাম রতন শাহ, বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট। না, আমি প্রশাসনের সাথে একমত। লকডাউন প্রশাসন থেকে যেভাবে রাখছে তাতে আমি একমত। আর লকডাউন উঠালেই যে পরিস্থিতি চলছে এতে যে খুব ভালো হবে তা নয়। আমাদের মার্কেটে একটা সিস্টেম অনুযায়ী যেভাবে চলছে, সকাল 7টার থেকে বিকাল 6টা পর্যন্ত আমাদের মার্কেট খোলা থাকে। তারপরে মোটামুটি ওষুধের দোকান বাদে সব দোকানই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মার্কেটে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এত বড় মার্কেট, সেই মাছ বাজার, ডিম বাজার, তারপর সবজি বাজার, এই বাজারগুলোতে এত লোক সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, একজনের সাথে একজনের গা ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু আমাদের মার্কেট সমিতির থেকে আমরা ঠিকভাবে ওটাকে চালিয়ে নিতে পারছি না। আমাদের যদি এই জায়গাটায় যদি প্রশাসন থেকে কোনো রকম সতর্কতা করে দেয়, বা ওনারা যদি একটু এসে দেখে, বা ওনারা যদি একটু এই ব্যবস্থাটা নেয় যাতে মার্কেটে এতটা ভিড় যাতে না হয়, বা যেরকম 2 ফুট 2.5 ফুটের মধ্যে বা 6 ফিটের মধ্যে যে থাকতে বলছে, এই জিনিসটা তো মানে আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ওনারা যদি একটু হেল্প করতেন তাহলে খুব ভালো হতো। तो ये हम आपको सुना रहे थे कि सिलीगुड़ी वासियों की फिलहाल क्या प्रतिक्रिया है कोरोना को लेकर के कौन से लोग किस तरीके से डरे हुए हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेके अपने अपने दुकानों को खोल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। अब आपको सीधा ले चलते हैं कालिम्पोंग की तरफ और वहां पर से एक रिपोर्ट आपको सुनाते हैं रतन गुरुंग की, जिनमें उन्होंने कहा है कि कल जो 2 कोरोना संक्रमित पाए गए थे, सिविक वॉलंटियर्स पाए गए थे, और उनके संपर्क में आने से 57 आला अधिकारियों को, अन्य अधिकारीगणों को पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो भेजी गई है। और उनकी क्या स्थिति है फिलहाल, वो एक रिपोर्ट हम आपको सुनाते हैं। हिजो कालेबुङ जिल्ला पुलिसका अधीनस्थ 2 जना सिभिक भलेन्टियरहरूमा तपाईको पोजिटिभ केस पाइसकेपछि कालेबुङ जिल्ला पुलिसले एउटा ठुलो सतर्कता अपनाउँदै आज कम्तीमा 57 जना जति पनि डिस्ट्रिक्ट पुलिसका तपाईँ कर्मचारीहरू छन्, त्यसमा सब इन्सपेक्टरदेखि लिएर विभिन्न र्याङ्कका अधिकारीहरू, साथसाथमा कर्मचारीहरू पनि छन्। उहाँहरूको आज स्वाब टेस्ट गराएको छ। अनि अहिले हामी यहाँनिर तपाईँको कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा आएका छौँ। जिल्ला अस्पतालमा यो
एक्सक्लुसिभली अहिले हामीले सुप्रिन्टेन्डेन्टसित कुरा गर्दाखेरि यो कालिम्पोङ जिल्ला पुलिसको एउटा आग्रहमा या अनुरोधमा एक्सक्लुसिभली यो एउटा स्वाब टेस्टको निम्ति एउटा टेस्टिङ एउटा टेस्टिङको व्यवस्था यहाँ गरिएको छ र यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ यहाँभित्र जति पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू जो छन् है यहाँ स्टाफहरू उहाँहरू सबै सम्पूर्ण पिपी किट लाएर पूर्ण सुरक्षा कवच लगाएर उहाँहरू तैनात छन् भनेदेखिको यहाँ हामीलाई अहिले भित्र जाने अनुमति छैन तर तपाईँलाई यहाँ स्वाब टेस्ट गर्दै गरेको यो प्रकोष्ठ म यहाँबाट झ्यालबाट देखाउन चाहन्छु कालेबुङ यो सियुएमएस अफिसको पछाडिपट्टि जुन छ तपाईँको यहाँ भित्र यो जुन छ यहाँनिर तपाईँको अहिले स्वाब टेस्ट सबैको यहाँ गरिँदैछ र अझ अघि हामीलाई जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाईले ओभर टेलिफोनमा जानकारी दिए अनुसार आज जम्मा 57 जना यस्ता पुलिसका अधिकारी अनि कर्मचारीहरू त्यसमा सिभिक भोलिन्टियरहरू पनि सामेल छन् उनीहरूको आज स्वाब टेस्ट गरिएको छ एउटा ठुलो सतर्कता यहाँनिर लिएको छ तपाईँले देख्नुहुन्छ भित्र तपाईँको उहाँहरूको यो जुन टेस्टिङ ल्याब छ भनौँ है माने ल्याब त भन्नु मिल्दैन तर यसलाई तपाईँको स्वाब टेस्ट लिने जुन सङ्कलन गर्ने जुन प्रकोष्ठ छ यहाँनिर अघिबाट नै यहाँनिर धेरै पुलिसका कर्मचारीहरूले यहाँनिर तपाईँको यो स्वाब टेस्ट दिइसकेका छन् उहाँहरूकोबाट लिइसकेका छन् र त्यही प्रकारले यहाँनिर आज तपाईँको हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ यहाँ अहिले पनि एकजनाको लिइरहेको छ स्वाब टेस्ट लिइरहेको छ र दर्शकवृन्दलाई पुनः हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ हिजो कालेबुङका 2 जना सिभिक भलिन्टियरहरूमा तपाईँको कोरोना पोजिटिभ केस पाइसकेपछि तपाईँको एउटा ठुलो एउटा खैला बैला अनि कहीँ एउटा त्रास एउटा फैलिएर गएको छ कालेबुङ जिल्ला पुलिस भित्र हामी यो भन्न सक्छौँ अनि जिल्ला पुलिसले यसलाई ठुलो एउटा सतर्कता अपनाउँदै आज मासमा उहाँहरूको एउटा टेस्टिङ आज गरिएको छ स्वाब टेस्ट यहाँ गरिएको छ अर्थात् यसलाई के भनेदेखिको तपाईँको कोरोनाको जुन नमुना सङ्कलन भन्छ है स्याम्पल कलेक्सन यहाँनिर भइरहेको छ यहाँ एकजना जति पनि पुलिसका कर्मचारीहरू छन् अधिकारीहरू छन् यहाँ सब इन्सपेक्टर अर्थात् इन्सपेक्टर सब इन्सपेक्टरदेखि लिएर तल तपाईँको सिभिक भलिन्टियरहरूको पनि आज यहाँनिर तपाईँको टेस्टिङ जुन स्वाब टेस्ट छ यो लिने काम भएको छ किनभनेदेखिको जब 2 जना सिभिक भलिन्टियरहरू पोजिटिभ पाइसकेपछि अब ती मानिसहरूको ती 2 व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका जो प्राइमेरी कन्ट्याक्टमा छन् जो सेकेन्डरी कन्ट्याक्टमा थिए उनीहरू जम्मैको यहाँनिर टेस्ट गरिने टेस्ट गरेर उहाँको नमुना लिने काम यहाँ भइरहेको छ र अहिले हामीले यहाँका यो सम्पूर्ण टेस्टिङको निम्ति यो टेस्टिङ कार्यको निम्ति कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका अधीक्षक डाक्टर अनकन सिमलन्दी नन्दीसित अहिले मैले उहाँसँग बातचित गर्दाखेरि उहाँको भनाइमा डाक्टरी भाषामा यहाँ कसै पनि प्राइमेरी या सेकेन्डरी भन्ने कुरा आउँदैन यहाँ यति मात्रै गरिँदैछ ती जो 2 जना सिभिक भलिन्टियरहरू थिए उनीहरूको सम्पर्कमा को र कतिजना माने को सम्पर्कमा थिए उनीहरूकोलाई पहिला चिन्हित गरियो अनि चिन्हित गरिसकेपछि उनीहरूलाई यहाँ ल्याएर यसरी स्वाब टेस्ट उनीहरूको नमुना सङ्कलन गरिने काम यहाँनिर भइरहेको छ र दर्शकवृन्दलाई मैले हिजो पनि आफ्नो यो ग्राउन्ड रिपोर्टमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि जब अब 2 जनाको लगभग 10 दिन बादमा हिजो टेस्ट आएको थियो माने रिपोर्ट आएको थियो जो 10 माइल
10 माइल पुलिस क्वार्टर निवासी एकजना लेडी अनि लेडी जो सिभिक भलेन्टियर अनि एकजना 16 माइल निवासी एकजना पुरुष भलेन्टियर जो सिभिक भलेन्टियर उनीहरूमा जब पोजिटिभ केस पाइसकेपछि अब उनीहरूको वास्तवमा जाँच माने जुन यसरी टेस्ट गरिएको थियो, स्वाब टेस्टको नमुना लिएको थियो गत 26 मईको दिन लिएको स्याम्पलको नमुना माने रिपोर्ट हिजो 5 तारिकको दिन आएको थियो। लगभग 10 दिनको बादमा रिपोर्ट आएको थियो। त्यसो हो भनेदेखिको त्यो 10 दिनसम्ममा उनीहरूको सम्पर्क कहाँ भएको थियो, कोसँग भएको थियो, यो ठुलो एउटा मैले हिजो शब्द एउटा प्रयोग गरेको थिएँ कि एउटा लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यही दुईजना सोही प्रकारले हिजो दुईजनाको जब पोजिटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि तपाईँले आज हेर्नुहुन्छ, आज भेरी नेक्स्ट डे आज 57 जनाको यहाँनिर तपाईँको नमुना कलेक्सन माने स्याम्पल कलेक्सन यहाँनिर भइरहेको छ र यहाँनिर जिल्ला पुलिसका सम्पूर्ण जति पनि चयनित के भनौँ भनेदेखिको जति पनि आइडेन्टिफाई जो सम्पर्कमा आएको थियो उनीहरूको आज यहाँनिर स्वाब टेस्ट गरेर उहाँहरूको नमुना सङ्कलन गरिने काम यहाँनिर भइरहेको छ। तो आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की स्थिति कि किस तरीके से दुकान को मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से ट्रैफिक और बाजारों की स्थिति है। तो आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे उत्तर दिनाजपुर की कुछ तस्वीरें, बस स्टैंड की कुछ तस्वीरें जो कि बहुत दिनों बाद खुला है, जहां पर बस का आना जाना शुरू हो गया है। 3 महीने के बाद आखिरकार उत्तर दिनाजपुर में शुरू हुई गैर सरकारी बस सेवा। आम लोगों ने ली राहत की सांस। राज्य सरकार द्वारा सरकारी बस सेवा शुरू कर दी गई है और
गैर सरकारी बसों को भी जिलों के भीतर चलने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन उत्तर दिनाजपुर में श्रमिक संगठनों, बस मालिकों के बीच चल रहे विवाद के कारण बस सेवा शुरू नहीं की गई थी। लेकिन आखिरकार शनिवार यानी आज से बस सेवा शुरू कर दी गई। बस सेवा शुरू होने से आम लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण पिछले 3 महीने से यह बस सेवाएं बंद थी। उत्तर दिनाजपुर बस और मिनी बस ओनर्स एसोसिएशन के सचिव पलवन प्रामाणिक ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार उत्तर दिनाजपुर जिले में आज से गैर सरकारी बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। 1 जून থেকে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী সিট ক্যাপাসিটি প্যাসেঞ্জার নিয়ে। তো সেরকম আমাদের চিন্তা ভাবনা করে আলাপ আলোচনা করতে শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজকে থেকে পরিষেবা চালু হয়েছে। মালদা থেকে রায়গঞ্জ থেকে মালদা গেছে, বালুরঘাট গেছে, শিলিগুড়িতেও গাড়ি গেছে, পকেট রুটও গাড়ি চলছে। তবে সংখ্যায় খুব কম, যাত্রী একদম নেই বললেই চলে। যাত্রী না থাকার জন্য অন্যান্য গাড়ির স্টাফরাও যেতে রুটে ভয় পাচ্ছে। তবে আশা করছি চলতে চলতে স্বাভাবিক হবে। সোমবার থেকে যদি হয়, অফিস কাছারি যদি সোমবার থেকে খোলে তাহলে নিশ্চয়ই প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা বাড়বে, গাড়ির সংখ্যাও বাড়বে। তবে একদম যদি প্যাসেঞ্জার না হয় তাহলে তো গাড়ি চালানো খুব মুশকিল। সিট ক্যাপাসিটি প্যাসেঞ্জার নিয়ে গাড়ি চালানো এমনি অলাভজনক, তার মধ্যে যদি সেই সিট ক্যাপাসিটি প্যাসেঞ্জারটাও না পাই তাহলে এত ক্ষতি করে চালানোও তো আর মুশকিল। কিন্তু জনসাধারণের সুবিধার কথা চিন্তা করে গাড়ি চালাচ্ছি, দেখা যাক কতদিন চালাতে পারি। और अब हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस से प्रशांत सिन्हल शिक्षा के ऊपर आज उन्होंने जो फीस बढ़ रही है उसके ऊपर उनका क्या कहना है, ये हम आपको सुनाएंगे। आज पश्चिम बंगाल राज्य यूथ कांग्रेस की तरफ से मैं प्रशांत सिन्हल, मैंने राज्य के शिक्षा मंत्री श्री पार्थिव चटर्जी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री मनीष जैन जी को मैंने चिट्ठी लिख करके भेजा है। उनका एक हमारे राज्य में शिक्षा संस्थान वगैरह जो स्कूल कॉलेज स्कूल्स वगैरह हैं नहीं, उसका जो कोविड-19 जो महामारी के दौरान जो बच्चों या बच्चों के गार्जियन की तरफ जो रवैया है उसको ध्यान एकत्रित करने के लिए मैंने निवेदन किया है। आज काफ़ी दिनों से मुझे कंप्लेन मिल रही है कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों के गार्जियनों को जो है पेमेंट करने के लिए लॉकडाउन पीरियड में का जो फीस है पेमेंट करने के लिए रिमाइंडर पे रिमाइंडर दिया जा रहा है। मैसेजेस आ रहे हैं कि आप टाइम से पेमेंट करो, अमुक तारीख तक पेमेंट करो, नहीं तो आपको फाइन दिया जाएगा या टीसी दिया जाएगा। इस तरीके की थ्रेटनिंग दी जा रही है। जहाँ की कई स्कूल वगैरह जो हैं किसी तरह के कंसेशन या इसका कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग 100% स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी एडमिशन चार्जेस, सेशन चार्जेस, बस फीस 100% डिमांड कर रही है। यहाँ किसी तरह की रियायत नहीं दे रही है, जो कि राज्य सरकार की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कुछ दिनों हफ्तों पहले जो है एक उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि वो थोड़ा इस तरफ सोचे। पर ये मैं राज्य उन मंत्री साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ये कहना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट को जो है इन लोग नहीं सुन रहे, इन लोग नहीं मान रहे। आप जब तक ऑर्डर नहीं दोगे तब तक ये स्ट्रिक्टली जो है इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आज गार्जियनों लोगों के ऊपर जो काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। आज लॉकडाउन में 2-3 महीने तक काम बंद था, अभी भी काम कोई खास नहीं हो रहा है, लोग बदहाल है। इस अवस्था में जो 100% पेमेंट अगर केवल लास्ट तारीख बताएंगे कि उसमें पेमेंट करो, नहीं तो लेट फाइन लगेगा, ये उनके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ेगा और बच्चों के भविष्य के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं उनका ध्यान इस पर करने के लिए और उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो इसके तरफ इस तरफ एक ऑर्डर पास करे, जिनसे कि हमारे गार्जियन पक्ष जो हैं इनको एक रिलीफ मिले। जैसे बस फीस वगैरह में किसी तरह की रियायत नहीं दे रहे, ना स्कूल मैनेजमेंट दे रहे हैं, ना ट्रैवलिंग एजेंट दे रहे, जहाँ की उनके बस में तो न फ्यूल भी नहीं लगा और किसी तरह का मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह भी नहीं लगा। तो उस तरफ में तो बस की फीस वगैरह में तो जरूर रियायत मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल जब 3 महीने तक जो है लॉकडाउन पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक बिल के लिए पैसे कैसे। फिर इसके अलावा जो और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे गेम्स फीस है, ऑटोमेशन चार्जेस है, कंप्यूटर फीस है जिसका यूज नहीं हुआ है। आज गार्जियन पक्ष जो फीस देने के लिए तैयार है, पर उन्हें काफ़ी कुछ रियायत देनी होगी। सरकार अगर इस तरफ में एक निर्देश पालित करती है
ऑर्डर देती है तो स्कूल मानने के लिए बाध्य होगा। आज कोई स्कूल जो इसे मान नहीं रहा है, सब अपने अपने तरीके से गवर्नमेंट को, गार्जियन पक्ष को जो है लूट रहे हैं। बस यही बोल करके मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षण करने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो ये हमने आपको खबरें दिखाई पूरे उत्तर बंगाल और सिक्किम की। हम आपसे फिर मिलेंगे, आप देखते रहिए SK लाइव और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखिए। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कुछ ही दिन है कि ये बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा बढ़े अगर हम प्रिकॉशन अभी नहीं ले तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। आप देखते रहिए SK लाइव। लेकिन उससे पहले जसरीत, हम आज जाते हुए फिर से, अगर हमें आज फिर लेट हो गया है तो हम जाते वक्त फिर से सिलीगुड़ी से आपको लाइव दिखाएंगे नाइट कर्फ्यू की स्थिति। बस 5 से 7 मिनट में आप जुड़िए हमारे साथ एक बार फिर से।